नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और जो है उसके बाद ग्रुप डी, इन सब के लिए जो है जीएस की बुक देख रहे थे। रोजगार विद अंकित यानी अंकित भाटी सर की जो बुक है वो हम देख रहे थे। देखिए, इसके तहत मैंने आपको कम से कम 10 टॉपिक करा दी, मतलब 10 वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई है। उसमें लगभग 20 टॉपिक से ज़्यादा ही मैंने करा दिए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। कल मैंने देखिए संगठन, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे हमारे, सारे मैंने उसमें कवर करा दिए। कोई ऐसा संगठन नहीं था जो बच गया हो दोस्तों, सारे उसमें मैंने कवर करा दिए। देखिए, मैंने खिलाड़ी वाला पोर्शन छोड़ दिया है अभी, क्योंकि वो करंट का है। थोड़ा करंट से अपडेट रहोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो अभी ये हमने छोड़ दिया है। ठीक, बाकी सारे जो है टॉपिक हम देख लेंगे, बाद में ये हम करा देंगे आपको। देखिए, अगर हम बात करें तो हम आज जनगणना से स्टार्ट करेंगे। और देखिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, चाहे एसएससी जीडी दीजिए या कोई भी, तो उसमें 1-2 नंबर आपके पक्के हैं, समझ लीजिए। मतलब 1 नंबर तो कंफर्म है, इसी से आ जाएगा। यानी 2-3 पेज में हम अभी देखेंगे कि 1 नंबर हमारा आराम से पक्का हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, पीसीएस तक के एग्जाम में जनगणना आती ही आती है दोस्तों। तो हम थोड़ा शुरुआत करते हैं, देखते हैं, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा। देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों जनगणना की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, तो लिखा है भारतीय जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी जो तथ्य हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, हमारे यहाँ क्या हुआ, भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। वो काल किसका था? तो लॉर्ड मेयो का काल था। किसका था? लॉर्ड मेयो का काल था। लेकिन दोस्तों, अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे यहाँ पहली बार नियमित रूप से जनगणना कब हुई? 1881 में हुई। उस समय काल किसका था? तो रिपन का था। किसका था? रिपन का था दोस्तों। तो ये याद रखेंगे दोनों, ये मेयो का काल था और ये रिपन का काल था। अगला है, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय जो जाता है दोस्तों स्वीडन को जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया। ये 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई। लिखा, हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। अभी कैसे बताया था, पॉलिटी अगर आप पढ़े होंगे मुझसे, मैं पढ़ा रहा था जीएस संगम की बुक, तो उसमें मैंने बताया था कि जनगणना कौन कराता है दोस्तों? केंद्र सरकार ही तो कराती है। कभी आपने देखा है राज्य सरकार जनगणना करा रही है? तो जब केंद्र सरकार जनगणना कराती है तो सिंपल सी बात है कि ये संघ सूची का विषय है, तभी जो केंद्र सरकार करा रही है ना। हमारे यहाँ अगर बात करें तो प्रथम स्वतंत्र जनगणना जो हुई थी तो ये 1951 में हुई थी। हम 1947 में जब आज़ाद हुए, उसके बाद हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना होती है 1951 में होती है। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल और सेशंस कमिश्नर आर्य गोपाल स्वामी थे। कौन थे? आर्य गोपाल स्वामी थे। ठीक, जो जनगणना कराते हैं वही दोस्तों। अगला है, इसका सबसे उच्च अधिकारी जो होता है रजिस्टर जनरल एंड सेंसस। जो ये सेंसस देखे हो, यही जनगणना होता है। इसका मतलब क्या होता है? जनगणना कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये हमारे यहाँ सबसे उच्च अधिकारी होता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया दोस्तों। अगला दिया है, जिसे जो हम इस समय हमारे यहाँ जनगणना हुई नहीं है अभी ना, हम आंकड़ा किसका यूज करते हैं अभी? 2011 का ही। तो 2011 में किसने कराया था? उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो 2011 में जो है थे चंद्रमौली साहब थे, यानी सीएम चंद्रमौली जी थे। ये पूछ लेता एग्जाम में, अभी भी पूछता है। जब तक नई जनगणना नहीं होती दोस्तों, तब तक ये क्वेश्चन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला, वर्तमान 2024 में जनगणना आयुक्त जो है किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, अपडेट कर दिए हैं यहाँ पे। क्या है? मृत्युंजय कुमार नारायण को नियुक्त किया गया है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या जो थी 121 करोड़ थी। विश्व की लगभग कितनी थी दोस्तों? तो 17.5%। अगर समझिएगा, विश्व में अगर 100% जनसंख्या है दोस्तों, तो हमारे यहाँ कितने लोग हैं? 17.5 लोग हमारे ही यहाँ हैं केवल, समझेंगे। बाकी में पूरी दुनिया है। अब अभी मतलब आंकड़ा देखे होंगे आप, तो हम मतलब चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। वर्तमान में हमारी जनसंख्या 140 करोड़ प्लस है दोस्तों, समझे कि नहीं? यानी हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में से 51.47 भाग जो है पुरुषों का है और 48.53 भाग जो है किसका है? महिलाओं का है दोस्तों। एक अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पुरुष ज़्यादा हैं, महिला थोड़ा कम है। कितना कम है? तो 3, मान के चलिए कि 3 का अंतर है। कितना का है? 3 का अंतर है। ये थोड़ा सा अगर याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो 7वीं जनगणना थी। कौन सी? 7वीं। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो एससी यानी अनुसूचित जाति की संख्या थी वो लगभग कितनी थी? 20 करोड़ थी।
एससी सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि अनुसूचित जाति यानी जो हमारे यहाँ एससी हैं सबसे ज़्यादा उनकी जनसंख्या कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों है। समझ में कि नहीं। और अगर एसटी की पूछे, एससी एसटी यानी ये अनुसूचित जाति हैं, ये अनुसूचित जनजाति हैं। अगर बात करें तो इनकी 10.4 करोड़ है, यानी डबल हैं दोस्तों एससी। एसटी के डबल क्या है, एससी हैं। इसलिए सीटों में भी आपको वायरेशन नज़र आता होगा कि जब मतलब सीटें होती हैं जो जॉब वाली, तो उसमें देखेंगे कि एसटी की सीटें थोड़ी कम होती हैं, एससी की थोड़ी ज़्यादा होती है कि नहीं। तो इस तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया कि सबसे ज़्यादा एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वाला राज्य। देखिए अगर पूछे कि एससी सबसे ज़्यादा कहाँ है तो यूपी लगा दीजिएगा। एसटी पूछे तो ये लगाना है एमपी। कहाँ लगाना है, एमपी। ये दोनों क्वेश्चन रट लीजिए। ये देखिए यहाँ पे भील पूछा है, भील भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति है सॉरी दोस्तों, भील जो है भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति है। ठीक दोस्तों, आगे देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मान के चलिएगा। लिखा है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है तथा दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली बंगाली है दोस्तों। अगला दिया है भारत की प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई थी, तो 1977 में हुई थी। कब हुई थी, 1977 में। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। अगर वृद्धि दर बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ की, तो मेघालय की है। अगला है 2011 का शुभंकर जो था प्रगढ़ शिक्षिका और इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य दोस्तों। आवर सेंसस आवर फ्यूचर क्या थी, मतलब आवर सेंसस यानी आवर मतलब हमारी, ठीक, सेंसस मतलब जनगणना, आवर सेंसस आवर फ्यूचर यानी हमारा, फ्यूचर यानी भविष्य हो जाएगा। ठीक, यानी हमारी जनगणना हमारा फ्यूचर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला दिया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले कौन से थे, तो उत्तरी 24 परगना जो था वो पश्चिम बंगाल का था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ थी, और थाड़े महाराष्ट्र में 2011 की जनगणना के अनुसार। दोनों याद रखेंगे। अगला है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला दोस्तों कौन था, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर था। 37% जनसंख्या, मतलब 37% लोग जो है इसमें साक्षर थे दोस्तों। ये देखिए डाटा पीछे वाला न याद रखेंगे तभी आप एग्जाम में कर लीजिएंगे, बहुत क्लोज नहीं देता है। ठीक दोस्तों, अगला दिया है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो था सेरछिप था मिजोरम का दोस्तों। यहाँ देखिए 98 लगभग 99% मान के चलिए साक्षरता दर थी। कौन, सेरछिप। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही तो कितनी नकारात्मक थी, -0.58%। देखिए मैंने आपको हमेशा कहा इसे -0.58 नहीं पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि जो है हम जब भी देखते हैं तो दशमलव के बाद संख्याएं छोटी हो जाती हैं, तो हम फिर 5, 8 इस तरह पढ़ते जाएंगे। ठीक, दशमलव के बाद। अगला दिया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो कुरुंग है। कौन सा, कुरुंग। यहाँ देखिए 113.5% जनसंख्या वृद्धि दर रही दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का है। अगला है देश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र कौन है, उत्तर पूर्वी दिल्ली है दोस्तों। यहाँ 36,000 जो है प्रति व्यक्ति, तो एक मतलब ये समझ के चलिए दोस्तों, ये मतलब पहली बार आंकड़ा आप सुने होंगे कि मतलब उत्तर पूर्व जो दिल्ली है हमारी, उत्तर पूर्व कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारी पूरी दिल्ली है दोस्तों। क्या है, दिल्ली है। तो अगर आप दिल्ली को 4 खंडों में बांटेंगे तो जो ये वाला खंड होगा, ये वाला गाजियाबाद साइड वाला दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है ये वाला क्षेत्र, तो ये जो क्षेत्र होगा ना, ये कौन है, उत्तर पूर्वी दिल्ली है। कौन सा है, उत्तर पूर्वी दिल्ली है। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली में देखिए दोस्तों कितना है कि 1 किलोमीटर पे यानी प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर क्षेत्रफल पे कितने लोग रहते हैं, 36,155। वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्तमान में तो 50,000 प्लस ये आंकड़ा हो गया होगा कि नहीं दोस्तों। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रदूषित भी है दिल्ली, समझ में कि नहीं भाई। हर इंसान वहाँ चाहता है कि हम जो है उससे चले, मतलब कार से चले, क्योंकि वो नॉर्मल तो है नहीं, वहाँ कोई नॉर्मल इंसान कहाँ रहता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे पोल्यूशन के रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये जनसंख्या भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देखिए अब जहाँ जनसंख्या कम है, जैसे भूटान है बहुत कम जनसंख्या है, पूर्वी भारत है जनसंख्या थोड़ी सी है, तो वहाँ देखिए कितनी मतलब साफ़ सफाई, स्वच्छता और वातावरण कितना बेहतरीन रहता है ना। तो जनसंख्या हर तरह के लोग रहते हैं ना, पॉलीथीन मतलब कुछ खाया पॉलीथीन वही डाल दिए, तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी होंगी और समझनी होंगी, थोड़ा जागरूक बनना होगा ना। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, दोनों फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की, मतलब वृद्धि दर जनघनत्व तो पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ का, तो अगर बिहार राज्य दिया है तो राज्य लगा दीजिए, अगर यूटी दिया है तो यूटी में दिल्ली ही है दोस्तों, समझ में कि नहीं, दिल्ली ही लगाना है। क्या लगाना है, दिल्ली में। और यूपी में गाजियाबाद हो जाएगा हमारे यहाँ, क्या हो जाएगा, यूपी में गाजियाबाद हो जाएगा। और सबसे कम कहाँ है, तो ललितपुर में है। और यहाँ अगर पूछे कि देश में सबसे कम कहाँ जनगणना,
तो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर पे। कितने? 17। अब देखिए यहाँ 17 लोग रहते हैं, जबकि दिल्ली में लगभग जो है वर्तमान के अगर हिसाब से दोस्तों हम बात करें तो बहुत ज़्यादा है ना, 50,000 से कम न होंगे। लिखा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? माहे था पुडुचेरी का दोस्तों। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन था? दमन था, 533। यानी अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या था, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं थी दोस्तों? तो 1176 महिलाएं थी। लेकिन यहाँ पे अगर 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हो गई दोस्तों? 533 हो गई थी। समझे कि नहीं? यानी यहाँ पे महिलाएं कम है, पुरुष ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2001 में भारत की जो है कौन सी जनगणना थी? तो 14वीं जनगणना थी। अगला दिया है कि 1921 महाविभाजक वर्ष कहलाता है क्योंकि भारत में 1911-1921 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है, इसीलिए महाविभाजक वर्ष कहते हैं। अगला है कि 1981 में जनगणना आयुक्त जो कौन थे? वो प्लाडेन थे। बस WC प्लाडेन को नियुक्त किया गया था। अगला दिया है कि भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला मकान, जीवन स्तर, आय एवं संपत्ति की जनगणना। दूसरा जनसंख्या जनगणना। अगला अगर हम बात करें 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 29 प्रश्न पूछे गए थे। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया दोस्तों। देखिए आप देखे होंगे कि जो मतलब जीवन स्तर है, ठीक, शिक्षा है, ये सारी चीज़ें जो है आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब जारी होता है HDI, तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है कि नहीं दोस्तों? तो आपको क्या करना है, ये मतलब इनकी रैंक वैंक सब पता करके जाना है, ठीक। कितने आधार पे दी जाती है, 10 आधार हैं इसके दोस्तों जारी करने के, ये सारी चीज़ें। अब हम थोड़ा जनगणना कुछ आंकड़ा देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 यहाँ पे, अभी तक तो हमने तथ्य देखा, अब हम थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात, वही तथ्य फैक्ट यार एक ही है, मतलब थोड़ा संख्या में हम आते हैं, डील करते हैं इसे। बात ये है, देखिए ये थोड़ा हार्ड है, वो ऊपर वाला थोड़ा इजी था। यहाँ देखिए अगर जनघनत्व की बात करें तो भारत का जो जनघनत्व है, यानी हमारे यहाँ 1 किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं दोस्तों? तो 382 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 382 लोग 1 किलोमीटर पे रहते हैं। अगर हम बात करें लिंगानुपात हमारे यहाँ कितना है, तो 943 है। कितना है? 943। मतलब 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं दोस्तों? 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। अगर हम बात करें तो 57 लोगों की शादी ही नहीं होगी दोस्तों। समझा कि नहीं? इस हिसाब से अगर हम बात करें, क्योंकि 1000 मतलब एक ही तो शादी एक इंसान करेगा, तो इस तरह आप देख सकते हैं। साक्षरता दर हमारे यहाँ 74% है दोस्तों, साक्षरता दर है। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक। अगर हम बात करें अधिकतम जनघनत्व तो कहाँ का है, राज्य पूछे तो बिहार लगाना है, न्यूनतम पूछे तो हमें अरुणाचल प्रदेश, अभी जस्ट मैंने बताया आपको। यहाँ देखिए अगर यूटी पूछ ले तो हमें 11,320 लगाना है, समझे कि नहीं, दिल्ली का। लेकिन दोस्तों वहाँ जो पूछा था सर्वाधिक तो उत्तर पूर्वी दिल्ली था, समझे कि नहीं। देखिए पूर्वी का केवल एक ही, दिल्ली का केवल एक ही हिस्सा हमने काउंट किया था, लेकिन यहाँ ओवरऑल दिल्ली ले रहा हूँ मैं, मतलब कंप्लीट दिल्ली की बात हो रही। अगर यूटी में पूछे तो अंडमान निकोबार दोस्तों, ये कौन सा है, 46 ही लोग हैं यहाँ पे, समझा कि नहीं, तो सबसे कम यहाँ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाना है, बस आपको 3 तक देखना है, 3 4 बहुत है। देखिए पहले पे बिहार है, पश्चिम बंगाल, केरला और यूपी, ये इतना याद रखना है, ठीक। यूपी में का लिंगा वो जो है जनघनत्व कितना है, 829 है, ठीक। और भारत का कितना है, 383 है। बस ये याद रखेंगे आप। तो यहाँ तक हमें कंप्लीट करना, पहला पे बिहार आएगा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर यूपी। 4 याद करिएगा, बस छोड़ दीजिएगा आगे, आगे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब याद भी नहीं होगा, हमें ज़रूरत भी नहीं है। समझ में आया दोस्त? अब देख लेते हैं आगे। अब हाँ यूटी का थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि यूटी में भी अलग होगा ना। यूटी कहाँ गए, यूटी नहीं दिया क्या यहाँ? एक सेकेंड दोस्तों, हाँ दिया तो है, देखिए यहाँ पे। अब हम यूटी में देख लेते हैं। यूटी में केवल 3 देख लीजिए बस आप। देखिए दिल्ली सबसे ऊपर है, दिल्ली के बाद चंडीगढ़ आ जाएगा, चंडीगढ़ के बाद पुडुचेरी, तो 3 है। कौन है? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। अगर हम बात करें राज्य में कौन कौन से थे, तो देखिए बिहार था, कौन था, बिहार था। इस तरह लिख के याद करेंगे तब ज़्यादा याद होगा, दिमाग में सेट हो जाएगा एक बार। पश्चिम बंगाल था, केरला था, उसके बाद केरल के बाद क्या था, उत्तर प्रदेश था, समझा कि नहीं। तो ये चीज़ है, काम खत्म। तो थोड़ा याद करना पड़ेगा ना। अब देखिए 1901 से 2011 तक भारत की जनगणना और जनसंख्या घनत्व कितना था। देखिए 2001 में हमारे यहाँ जनघनत्व जो था, यानी 77 लोग रहते थे 1 किलोमीटर पे दोस्तों। 1 किलोमीटर पे कितने लोग रहते थे? इतने ही लोग रहते थे। कितना? 77 लोग रहते थे 1901 में दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि बढ़ रही है जनसंख्या,
समझे कि नहीं। जनसंख्या क्या कर रही है, बढ़ रही है। और 2011 में आते आते हम कहाँ पे पहुँच गए, तो हम पहुँच गए 382। ठीक, 382 है कि 83, 382 मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बीच में 8 कर दीजिएगा बस। तो इतना आपको थोड़ा याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है अधिकतम लिंगानुपात, यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, तो देखिए केरल में, और सबसे कम कहाँ है, तो हरियाणा में। लिंगानुपात वही चीज़ दोस्तों की मतलब देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक सेकंड, मैंने ऊपर क्या बताया था, यहाँ कुछ गलत तो नहीं बता दिया। हाँ हाँ ठीक है, नहीं बताया गलत। देखिए दोस्तों मुझे लगा कि मैंने उसमें कहीं तो नहीं बता दिया आपको जनघनत्व में। देखिए लिंगानुपात क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दिया है कि 1000 जो है पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं ये बताता है। तो यहाँ देखिए केरल में कितनी है, 1084, यानी यहाँ पे 84 लड़कियाँ ज़्यादा हैं दोस्तों, समझ में कि नहीं। 1000 लोगों पे 1084 लड़कियाँ हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे लिंगानुपात, तो हरियाणा में देखिए कम है, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है योजना जो है यहीं से शुरू की गई, हरियाणा से। अगला दिया सर्वाधिक लिंगानुपात जो है, अगर पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो पुडुचेरी है दोस्तों, और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश है तो दमन द्वीप हो जाएगा। 2011 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था जो थी 0 से 6 माना गया का लिंगानुपात। अगर 0 से 6 वर्ष की आयु का जो अगर हम लिंगानुपात निकालें तो कितना है, 919 है, कितना सॉरी 900, हाँ ठीक है 919 है दोस्तों, समझ में कि नहीं। ये चीज़ है, याद रखेंगे आप। अगला है 2011 के अनुसार 2000 मतलब जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों के लिंगानुपात जो हैं, तो देखिए केरला में सबसे ज़्यादा है दोस्तों, और केरला से जस्ट सटा हुआ है तमिलनाडु 996, उससे जस्ट सटा हुआ है तो आंध्र प्रदेश। 3 ही याद करना है आपको, काम खत्म। कितना याद करना है, 3। अब जिसे यूपी के लोग हैं तो यूपी वाला भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों बात को समझिएगा मेरी, इसे याद कैसे करना है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ना। जैसे मान लीजिए हम ये मैप बना दिए इस तरह, नहीं एक सेकंड, मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो थोड़ा ध्यान से देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। क्योंकि ये क्या है, अगर डाटा याद करना है ना तो डाटा का एक ही चीज़ है दोस्तों कि अगर आपको मैप पता है ना तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से याद कर पाएंगे, समझा कि नहीं। तो ये चीज़ यहाँ से आएगी, ये वाला हटा दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा कलर कोई चेंज कर लेते हैं तो मैं बताऊँ। देखिए यहाँ केरला में देखेंगे आपकी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, कहाँ है, केरला में। अब केरला से जस्ट इस साइड आएंगे तो यहाँ देखेंगे तमिलनाडु है, तो पहले पे ये होगा, दूसरे पे क्या होगा, तमिलनाडु हो गया, तीसरे पे लिंगानुपात कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, याद हुआ। अब देखिए जनघनत्व की हम जो बात कर रहे थे, यहाँ देखिए बिहार था दोस्तों, बिहार था कि नहीं, कहेंगे यस सर बिहार था। उसके जस्ट नीचे देखेंगे पश्चिम बंगाल इस साइड था, पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पे केरला ले आइए इसे 3 नंबर पे, और चौथे पे तो यूपी अपना है ही है। ठीक, जनगणना तो देख रहे थे, यहाँ बिहार था, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा सबसे कम। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों, आया है कि नहीं आया बता दीजिएगा। आगे बढ़ जाएं, बस ऐसे ही पढ़ना है ताकि लंबे समय तक हमें याद रहे। देखिए यूपी का हम थोड़ा देख लेते हैं कि यूपी का लिंगानुपात कितना है। तो यूपी का लिंगानुपात है 912, कितना है दोस्तों, 912, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, बिहार का 918 है। देखिए अगर हम आगे बात करें केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है, तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, बस 3 याद रखेंगे ऊपर से। अब हम साक्षरता दर देख लेते हैं। देखिए 7 वर्ष या उससे ऊपर के ऐसे व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ लिख सकते हैं वो साक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, साक्षर। कितना, 7 वर्ष से ऊपर की आयु के ऐसे व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ लिख सके वो साक्षर कहलाते हैं। ठीक, अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का साक्षरता दर, तो देखिए केरला सबसे ऊपर था, फिर मिजोरम था दोस्तों, फिर गोवा था, बस 3 को ले लीजिएगा। केरला में 94%, मिजोरम में 91%, और दोस्तों बात करें गोवा में तो 88%। ये 3 आंकड़े ले लेना है, थोड़ा कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन अगर आपको ये राज्य पता होंगे तो आराम से आप कर ले जाएंगे। तो केरल, मिजोरम, ठीक, उसके बाद गोवा। देखिए अगर हम मतलब रम पियेंगे और रम पीने का मन है हमारा तो हम कहाँ जाएंगे, गोवा जाएंगे। ठीक, पहले हम जाएंगे केरला, क्यों, क्योंकि मुझे करेले खाने, करेले के बाद मेरा मन किया रम पीने का तो हम मिजोरम गए। उसके बाद फिर वहाँ पे रम, कोई कहा कि भैया गोवा में बहुत तगड़ा रम मिल रहा है तो गोवा चले गए। तो करेला, रम, गोवा, कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, आपका जैसा मन कहे दोस्तों। हम लोग सिंपल याद कर लेते हैं, वो भी मैप के थ्रू, थोड़ा विजुलाइज करना पड़ता है और ऐसा नहीं कि याद नहीं होता। अगर हम बात करें दोस्तों यूपी का देख लेते हैं,
यूपी की साक्षरता दर मैंने आपको बताई थी शायद। यूपी, हाँ देखिए 67% है। कितना है मैंने बताया था? 67.7% मैंने ऐसे बताया था। मैंने कहा था ये पुरुषों की साक्षरता, मतलब टोटल साक्षरता दर ये है, इसमें 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 77.7% हो जाएगा। तो ये कर दो पुरुषों की, किसकी? मेल की। मेल की साक्षरता दर यूपी में कितनी है? 77.77। ठीक, और फीमेल की करना है तो 10 घटा दो इसी में से, तो 57% क्या हो जाएगा? फीमेल की हो जाएगा। ठीक, ये देखिए पीछे का ये थोड़ा दशमलव के बाद का अंक छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये वाला याद रखेंगे कि 10-10 का अंतर आएगा, लगभग लगभग की मैं बात कर रहा हूँ। 67.7% है, इसमें से 10 घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। 10 इसमें से देखिए 10 इसमें से घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। ये मेल का, ये फीमेल का आएगा, ये फीमेल का आ जाएगा। और ये 10 हम जोड़ देंगे इसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये मेल का आ जाएगा। क्योंकि मेल बाहर पढ़ने जाते हैं तो इनकी साक्षरता तो थोड़ा अधिक होगी, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो 10 जोड़ देंगे, और फीमेल घर में रहती हैं यानी इनकी साक्षरता उनसे कम हो जाएगी थोड़ी, तो 10 घटा दीजिएगा, काम हो जाएगा अपना। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? बस समझ में आना चाहिए कुल मिला के, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर हम यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। लक्षद्वीप है, फिर दमन द्वीप है, फिर अंडमान निकोबार है। ये 3 यहाँ पे याद रखिएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो 64.83% थी। ठीक, कितनी थी? 64.83%। अगला पुरुष साक्षरता दर कितनी है? हमारे यहाँ 82% है। महिला साक्षरता दर 65% है। 1951 में भारत की साक्षरता दर 18% थी दोस्तों। 100 में 18 लोग पढ़े लिखे थे। वर्तमान में कितने हैं? 82 लोग हैं। ठीक, ये मान के चलिए। अगला है केरल में पुरुष साक्षरता दर 96.1% है और महिला साक्षरता दर दोस्तों 92% है, जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। केरल में पूछे, चाहे दोस्तों केरल में अगर पुरुषों को पूछे तब भी हमें सबसे ज़्यादा बताना है, या भारत में पूछे कि पुरुषों की साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है तो केरल बताना है। महिलाओं में भी पूछे तो यही बताना है। मिजोरम की कितनी है? 91.3% है। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की है 61.8%, लेकिन इस समय बढ़ गई होगी बिहार में, क्योंकि खान सर लोग जैसे टीचर आ गए हैं, मतलब खान सर जैसे टीचर आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है बढ़ी जरूर है दोस्तों बिहार की साक्षरता दर 2011 से अब तो बढ़ी गई होगी। अगला है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 71.2%, और न्यूनतम कितनी है? तो 51%। तो ये बिहार का हो जाएगा। ठीक, न्यूनतम दोनों है, पुरुष और महिला के मामले में दोनों है। अगर हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हमारा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है। 91.8% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर यहाँ कितनी है? 95%, और सर्वाधिक महिला तो इतना, यानी यूटी में पूछे तो दोनों यही हो जाएगा। न्यूनतम पूछे दादर नगर हवेली हो जाएगा 76.2%। देखिए न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर 85%, महिला 64%, यही हो जाएगा। बहुत इजी है, मतलब आंकड़ा इतना इजी है कि मैं बता नहीं सकता। देखिए सबसे ज़्यादा अगर राज्य में पूछे साक्षरता दर हमें बताना है केरला। अगर पुरुष पूछे महिला पूछे तब भी दोनों में केरला। सबसे कम बिहार है, पुरुष पूछे महिला पूछे दोनों में बिहार। ठीक, यूटी में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप है, पुरुष पूछे महिला पूछे दोनों में ये है सबसे आगे। ठीक, यहाँ दादर नगर हवेली है, चाहे पुरुष में पूछे चाहे महिला में, दोनों में यही है, काम खत्म। डाटा बहुत इजी है ये वाला, थोड़ा ध्यान देना होगा बस आपको। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कहाँ है? राजस्थान पहला स्थान पे सबसे ज़्यादा। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ यानी 15 वर्ष से ज़्यादा साक्षरता दर कितनी है? तो लगभग 70% मान लीजिए, नहीं तो 69 सही रहेगा दोस्तों, 69%। देखिए यहाँ है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर दोस्तों कितना थी? मिजोरम की बात कर रहा है 51.33%। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों कम थी, थोड़ा न्यूनतम थी। पूर्वोत्तर की बात कर रहा है तो ये 65% थी वहाँ। देखिए 1981 में जातीय संघर्ष के कारण असम में जनगणना नहीं हो पाई थी दोस्तों, यहाँ पे जनगणना नहीं हुई थी, पूछ सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार असम की साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों? तो 72.19% थी। धर्म आधारित जनगणना देख लेते हैं। हिंदू जनसंख्या के अनुपात में 0.7% अंक की गिरावट दर्ज हुई है, यानी हिंदुओं में क्या हुई है? गिरावट दर्ज हुई है 0.7 की। बौद्धों की जनसंख्या में गिरावट कितनी आई है? तो 0.1% आई है दोस्तों। मुस्लिम में वृद्धि हुई है कितनी? 0.8%, ये वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें सिख धर्म में, अगर अनुपात में बात करें तो इनके भी गिरावट आई है 0.2%। ठीक, ये याद रखेंगे। अगर हम बात करें भारत में धर्म अनुसार जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत,
वृद्धि दर प्रतिशत। देखिए धार्मिक वर्ग अगर हम बात करें और 10 की जनसंख्या वृद्धि हुआ है। देखिए हिंदू कितने हैं हमारे यहाँ, 16% है। हिंदू कितना है, 16%। वृद्धि की बात कर रहा हूँ, 16% से वृद्धि हुई है हिंदुओं की। मुस्लिम की 24% से वृद्धि हुई है, ईसाई की 15%, सिख की 8%, बौद्ध की 6% और जैन की 5%। ठीक, तो ये मोटा मोटा आंकड़ा याद रखेंगे। लिखा भारत में प्रमुख धर्मों की जनसंख्या, हिंदू सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ लगभग 80% मान के चलिए हिंदू है, 14% मुस्लिम है दोस्तों। हम अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। हमारे यहाँ 96 करोड़ लोग हम ही हैं, केवल हिंदू हैं, बाकी 17 करोड़ जो है मुस्लिम हैं, बाकी और जनसंख्या देख ले। देखिए दोस्तों मोटा मोटा आंकड़ा अगर आप सोच रहे होंगे तो इन्हीं को मिला करके कितना हमारा हो जाएगा, 94%। कितना हो जाएगा, तो हम 94% केवल दो ही हमारे यहाँ, बाकी 6% में सारी जातियाँ हैं जितनी भी, वो जितने भी हमारे धर्म हैं अभी देखना कौन कौन से हैं। बाकी जैसे बौद्ध है, सिख है, जैन है, ईसाई है, तो ये सारे देखेंगे आप। 2% देखिए ईसाई हैं, 1% लगभग 1.5% मान लीजिए, 2.5% इसे मान के चलिए, तो ईसाई हो जाएंगे, सिख हो जाए। बौद्ध बहुत कम है, 0.7 है, 0.4 जैन है। ठीक, तो ये चीज़ है। जनसंख्या देखिए लाख में है, 84 लाख, 45 लाख, कम खत्म, बहुत कम जनसंख्या है। बाकी ये सब 2-3 करोड़ है, ऐसे है। और दोस्तों ऊपर से बताओ हिंदू खतरे में है, मतलब मेरे तो समझ में नहीं आता, ये सब फर्जी की बात है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मतलब नहीं समझते हैं चीज़ों को। लिखा सामाजिक आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना 2011 की अगर मैं बात करूँ, सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 में परिवार को 3 श्रेणियों में स्थान दिया गया था। कितने, 3। देखिए स्वतंत्र भारत की पहली सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना की शुरुआत जो मानी जाती है तो 29 जून जो है 2011 को पश्चिमी त्रिपुरा के संखोला ग्राम से हुई थी। कहाँ से हुई थी, पश्चिमी त्रिपुरा के संखोला। बिहार की जो गरीबी दर है ना वो कितनी है, 33.7% है दोस्तों। ठीक, अभी बिहार में प्रोटेस्ट चला, देखो किस कदर मारते हैं दोस्तों पुलिस वाले, मतलब कोई वही नहीं यार। वहाँ के जो बीपीएससी चेयरमैन हैं उनको खुद सोचना चाहिए, वो खुद पढ़े लिखे हैं। वही कहते हैं ना, एक मतलब दोस्तों एक लाइन होती है, ये जैसे मान लीजिए लाइन है, अभी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग हम देख रहे हैं, देखिए इधर हमारा सिस्टम है, क्या है, इधर नहीं, इधर मान के चलिए हमारा ये सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, यानी सरकार का पूरा अंग है इस साइड। चाहे हम जिस चीज़ की तैयारी करें सब इसी में आएगा, ये सिस्टम हमारा। हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं तो ये वाली हमारी लाइन है। संघर्ष के दौरान दोस्तों हम लोग जब संघर्ष कर रहे होते हैं तो इस लाइन में होते हैं। ठीक, तब हम सोचते हैं कि इसमें हम जाएंगे तो सुधार करेंगे, इसमें ये कमियां हैं, हम ये सारी बातें करेंगे कि सिस्टम में ये कमी है, सरकार में ये कमी है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, ये सब हम सोचेंगे। लेकिन जिस दिन हम इस सिस्टम को किसी तरह से, मतलब इस लाइन को किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद मेहनत करके हर तरह से प्रयास करके हम इस लाइन के इस तरह आएंगे ना, जैसे ही इस तरफ आएंगे हम भी इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। फिर हम भी उन्हीं के साथ इस ऐसा व्यवहार करेंगे कि जैसे हम ये कभी थे ही नहीं, समझ कि नहीं, यानी हमने कभी जैसे संघर्ष देखा ही नहीं, हम इस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे। वरना दोस्तों बताओ क्यों मारते ये लोग, मतलब बच्चों को, वो जो चीज़ें डिमांड कर रहे हैं वो जायज़ तो नहीं, मतलब नाजायज़ तो नहीं है, वो जायज़ है डिमांड लेना दोस्तों, ये चीज़ समझनी चाहिए। लेकिन अब वही है कि हम जब तक सिस्टम के इस पार रहेंगे हमें सारी कमियां दिखेंगी, लेकिन हम जिस दिन सिस्टम के इस पार चले आएंगे हमें कमियां दिखना ही बंद हो जाती हैं। इस तरह हम कभी स्टूडेंट थे, कभी संघर्ष कर रहे थे, मकान मालिक परेशान कर रहा था, या जितनी भी प्रॉब्लम थी हम देखेंगे ही नहीं लौट के वापस कि लो अच्छा हमारे भाई बहन जो हैं इस कदर फंसे हुए हैं उनकी थोड़ा सहायता करें, हेल्प करें, हम नहीं करना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि हम जैसे ही सिस्टम में आए हमारा तो बढ़िया घर भर रहा है, हमें तो मौज मस्ती मिल रही है, हमारे यहाँ पैसा आ रहा है, तो हम देखना ही क्यों चाहेंगे, समझ कि नहीं। तो हमें ऐसा सिस्टम करना है दोस्तों कि हम जब सिस्टम के इस पार रहें और सिस्टम कभी इस पार जाएं तो हम इनका दर्द समझ पाएँ, इनके लिए कुछ कर पाएँ, हमें ऐसे बनना है, समझ में कि नहीं। ना कि ऐसे कि यहाँ के हमारे यहाँ देखो वो यूपीपीसीएस जो यूपीपीएससी के जो चेयरमैन थे संजय सेठ, बताओ अभी मैं कल आयोग से गुजर रहा था, सामने से मैंने देखा उसमें इतना पोस्टर चिपका हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ था, अभी तक उसे मतलब छुड़ाया जा रहा है, उसे अभी तक चीज़ें सही की जा रही हैं, समझा कि नहीं। तो ये चीज़ें आप समझिएगा कि कितना मतलब प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन कान में जू नहीं देंगी, लेकिन लास्ट में जाके मतलब चाहे जो मुद्दा रहा हो, राजनीतिक मुद्दा रहा हो या जो भी रहा हो, वो लास्ट में जाके फिर जो है योगी जी उसे मामला सलटाए। एक दिन में भी सलट सकता था, मतलब शुरू में ही कर देते तो क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं, पहले बच्चे परेशान हो, जब तक हार ना मानेंगे ना तब तक वो सोचेंगे कि करते रहें, लेकिन बच्चे हार माने नहीं तो लास्ट में करना पड़ा, समझा कि नहीं। तो ये चीज़ समझना है कि हमें सिस्टम के जब इस पार जाना है तब भी हमें वैसे ही सोचना है इनके बारे में। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों, हम आगे बढ़ जाते हैं।
लिखा है ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी दोस्तों कितनी थी? 31% थी, शहरों में रहती थी। यानी अगर हम बात करें लगभग 31% जनसंख्या कहाँ रहती थी? शहरों में। और 68% यानी 69% मान के चलिए ये कहाँ रहती थी? तो गाँव में रहती थी। देखिए गाँव क्या है दोस्तों या ग्राम क्या है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ग्राम या गाँव क्या है और शहर क्या है या नगर क्या है? ये दोनों क्वेश्चन के जवाब दीजिए आप। मैं एक लाइन में बता दूं। देखिए जहाँ अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक कार्य से जुड़ी हो, कहाँ? प्राथमिक कार्यों से जुड़ी हो दोस्तों। किस कार्यों से? प्राथमिक कार्यों। प्राथमिक कार्यों मतलब समझ रहे हो? खेती, पशुपालन, कृषि। कृषि वही है, खेती ही है दोस्तों। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन या इन सब चीज़ों से जहाँ पे जनसंख्या सबसे, बताओ गांव में सबसे ज़्यादा खेती जुड़ी रहती है कि नहीं? बताओ आप। तो वो गांव नहीं है हमारा, यानी हम प्राथमिक कार्यों से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो हमारा गांव है। लेकिन शहर में कौन से सेक्टर होते हैं सक्रिय? तो यहाँ पे द्वितीयक सेक्टर, यानी जो कार्य द्वितीयक और तृतीयक इसमें जुड़े होते हैं जो लोग। जैसे तृतीयक में आता क्या? सेवा। तो हमारे यहाँ सेवा शहरों में ज़्यादा होती है, इसके बदले पैसा मिलता है। द्वितीयक मैन्युफैक्चरिंग, यानी जैसे हमारे यहाँ निर्माण जो होता है सबसे ज़्यादा शहरों में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो शहर क्या होते हैं? जो प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों में जहाँ पे ज़्यादातर लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों में लगी होती है वो हमारा शहर या नगर कहलाता है। और जो प्राथमिक कार्यों में लगी होती है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या, उसे हम ग्राम कहते हैं। अगला है दशकीय वृद्धि दर। तो 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? तो 17% थी, 17.64%। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है 2045 से 2070 कर दिया गया है। ठीक, अब देख लेते हैं जनसंख्या में सबसे आगे राज्य कौन से? यूपी में 20 करोड़, यूपी वाले पीछे हो ही नहीं सकते। महाराष्ट्र है दोस्तों 11, बिहार है 10, तो यूपी है, महाराष्ट्र जो है अगर हम इसकी ट्रिक बना सकते हैं, लो बन गई। उत्तम बिहार क्या है? उत्तम बिहार। देखिए उत्तम, यहाँ उत्त का ले लीजिए उत्तर प्रदेश और माँ का ले लीजिए महाराष्ट्र। उत्तम महाराष्ट्र हो जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा। ये बिहार है, ये अपना उत्तम बिहार। ठीक, अब देखिए न्यूनतम में अगर हम बात करें तो सिक्किम हो गया, सिक्किम और दोस्तों मिजोरम हो गया। क्या हो जाएगा? मिजोरम होगा। सिक्किम को याद करिए सिक्का से, क्या है? सिक्का। अगर हमारे पास सिक्का होगा यानी सिक्किम हो जाएगा, तो हमें रम मिलेगी यानी मिजोरम, यानी रम मिलेगी तो मिजोरम हो जाएगा। ठीक, याद कर सकते हैं कि नहीं? नहीं तो सिंपल याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है दोस्तों, और लक्षद्वीप जो है सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। वृद्धि दर की बात करें तो मेघालय में सबसे ज़्यादा हुई, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हुई। और सबसे गिरावट कहाँ हुई? तो नागालैंड और केरला में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई, क्योंकि केरला में दोस्तों पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, साक्षर है ना, तो वो सोचते हैं एक लड़का या दो, एक या दो बच्चे बहुत हैं, समझे कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ दोस्तों। देखिए हमने जो है ये टॉपिक पूरी तरह से जनगणना जो है कंप्लीट कर ली है आज। ठीक, अब हमारा विविध बचता है, और विविध हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देख लेते हैं, विविध बहुत सारा है, तो कल हम विविध की ओर अब बढ़ेंगे, क्योंकि आज बढ़ेंगे तो पूरा कंप्लीट ना करा पाएंगे। हम सोचते कल जो है विविध करा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी छोटी हो, लेकिन हम सारी चीज़ें करा देंगे, एग्जाम से पहले हमारे पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आज एक क्वेश्चन आपका क्लास में पक्का हो गया है, जनगणना। कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे फैक्चुअल आए चाहे डाटाबेस आए, हम आराम से उसे कवर कर लेंगे। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि और भी चीज़ें हैं। बाकी आप जीएस संगम की बुक जरूर देखें दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि उसमें आरआरबी के सारे क्वेश्चन ले लिए गए हैं। 2023 तक की अपडेटेड बुक है दोस्तों। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग, सारे मैं कराता हूँ दोस्तों। ठीक, तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, और दोस्तों सभी का सम्मान करिए, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हों या महिलाएं हों या बच्चे हों, सभी का सम्मान करना है। और अपने आसपास सफाई जरूर से ज़रूर रखें दोस्तों, चीज़ों को बेटर बनाने की कोशिश करें। ठीक, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा और बेटर चीज़ें कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।